Jai Hind students. Students in class 9th science, today we shall study chapter number 3. The name of the chapter is atoms and molecules. तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9th साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोगों को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC, लगभग 500 BC पहले, 500 BC पहले, यानी कि लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले। एन इंडियन फिलासफर, भारत का एक दार्शनिक महर्षि कन्नड़ ने ऐसा पास्टुलेट यानी कि अनुमान लगाया था कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करते जाएं, कोई भी एक मैटर ले लें और उसको डिवाइड करते जाएं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता जाएगा, पार्टिकल्स में डिवाइड होता जाएगा। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग उसको डिवाइड करते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि हम लोग सबसे स्मॉल पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल हम लोग फाइंड कर लेंगे और उस सबसे छोटे पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया परमाणु। और इसी तरीके से कुछ और साइंटिस्ट भी हैं, जैसे कि एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, ये दो ग्रीक फिलोसोफर हैं जिन्होंने सजेस्ट किया कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करते चले जाएं, अ स्टेज विल कम, तो एक स्टेज आएगा जिसमें पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, पार्टिकल जो होगा वो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स, और डेमोक्रिटस ने इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकते, उनको भी एटम नाम दिया। तो कुल मिलाकर के एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, ऐसा उन लोगों का अनुमान था कि अगर मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक सबसे छोटा पार्टिकल फाइंड होगा जिसको आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वही होगा एटम, तो उसको हम लोग एटम बोलेंगे। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक स्टडी करना है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अब हम लोगों को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझना है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है उसको मेनली दो साइंटिस्ट ने दिया हुआ था। यहाँ पे एंटोनी एल लेवेसियर का मेन इसमें नेम है। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें हम लोग केवल 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसको सभी लोग ध्यान से सुन लो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटेड दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास न तो बनाया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें 2 रिएक्टेंट हैं, ए और बी रिएक्शन करते हैं और 2 नए सब्सटेंस बनते हैं, सी और डी, तो ए और बी का टोटल मास, यानी मास ऑफ ए और मास ऑफ बी का सम जो होगा वो सी और डी का टोटल मास, यानी मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी के इक्वल होगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये इसके कहने का मतलब है। अब इसके बाद इसमें जो सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं, ये इसका मतलब है, जिसको प्राउस्ट, अब इस लॉ को प्राउस्ट ने दिया हुआ था, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एल लेवेसियर ने दिया हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एल लेवेसियर के द्वारा दिया गया था, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस्ट, साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ प्राउस्ट, या फिर प्राउस्ट भी बोल सकते हैं।
तो इस साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया हुआ था, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन अ केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल कंपाउंड में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा डेफिनिट प्रोपोर्शन में ही होते हैं, यानी कि उनका मास जो होता है उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। वाटर, जिसका फार्मूला H2O होता है, वाटर का कितना भी अमाउंट हम लोग ले लें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा सेम रेशियो में होंगे। फॉर एग्जांपल 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं तो इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है और 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है, और दोनों का मास का रेशियो कैलकुलेट करें 2:16 यानी कि 1:8। वाटर का अमाउंट बढ़ा देते हैं, 36 ग्राम, 36 ग्राम वाटर लेते हैं तो 36 ग्राम में 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पे दोनों के मास का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो 4:32 यानी कि 1:8। तो इस तरीके से हर बार रेशियो सेम होता है। तो कुल मिलाकर के लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि कोई भी एक केमिकल कंपाउंड हो गया या कोई भी एक केमिकल सब्सटेंस हो गया, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनके मास का रेशियो जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसमें थर्ड टॉपिक पर आते हैं जो कि है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने 1818 के आसपास एटॉमिक थ्योरी दिया हुआ था। अब उस एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं, पॉस्टुलेट मतलब एज्यूम किया गया था, ये सारी बातें एज्यूम की गई थी, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या एज्यूम किया गया था ये हम लोग समझते हैं। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, जैसा कि महर्षि कन्नड़ ने बताया वैसा ही डाल्टन ने भी बताया कि जितना भी मैटर है वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल, टाइनी मतलब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। डाल्टन ने भी बताया कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, एटम इतने छोटे होते हैं कि उसको किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते, एटम इंडिविजुअल होते हैं, और एटम न तो बनाए जा सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, किसी भी एक एलिमेंट के सारे एटम्स सेम होंगे, जैसे हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं सब के सब सेम होंगे, उनका मास सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका मास भी डिफरेंट होगा, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, एटम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होकर के कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के फॉर्म रेशियो में कंबाइन होकर के कंपाउंड बना रहा है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4, या फिर वाटर ले लेते हैं H2O, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं Cl, तो किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड में हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन होंगे, वाटर में हमेशा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमेशा 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन होगा। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा फिक्स रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग इतना स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।